नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में भारत के खिलाफ रची जा रही आतंकी साजिशों की, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की सेना लगातार सहयोग करती है, उसे बढ़ावा देती है। अब पीओके के रावलकोट में लश्कर-ए-तैयबा की बड़ी आतंकी साजिश सामने आई। यहां पर लश्कर अल अक्सा मरकज के नाम पर आतंकियों के लिए लॉन्च पैड और सुरक्षित ठिकाने बना रहा है। इस बिल्डिंग को दोहरे इस्तेमाल वाला बताया जाता है, यानी कि ड्यूअल यूज। देखने में तो ये आपको लगेगा मस्जिद, लेकिन असल में इसका मकसद मरकज तैयार करना है। लश्कर इसे मस्जिद बताता है, लेकिन खबर है कि बहावलपुर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों की एक बैठक हुई और इस बैठक में महिला जिहादियों के शामिल होने की भी बात सामने आई। यहां पर लश्कर के डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी और मसूद अजहर की मुलाकात भी हुई है। माना जा रहा है कि इसमें भारत के खिलाफ साजिशें रची गई, लिहाजा इसे लेकर अब सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। पाकिस्तान में आतंकी बाकायदा मीटिंग करते हैं, लोगों को जिहाद के लिए उकसाते हैं। पाकिस्तान में आतंकियों के पनपने की खबर भारत के लिए एक बड़ी, ये कहा जाए, खतरा जरूर है। और ये खतरा तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब पाकिस्तान की सेना की कमान एक कट्टरपंथी तानाशाह के हाथों में हो। वो संविधान, सरकार और कोर्ट से भी ऊपर हो चुका है। अब ऐसे में अगर वो कोई साजिश रचता है तो उसे रोकने का दम शायद किसी में नहीं होगा। और इसी बड़ी खबर पर आज हम आपको एक एक करके तमाम बड़ी बातें बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जो है वो भी जुड़ा है, वो भी हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये भी मैं बताते चलूं कि जिस मरकज का मैं जिक्र कर रही हूं पीओके का, वहां का एक वीडियो बाकायदा सामने आया और ये उसमें ये स्पष्ट हुआ कि ये जो मस्जिद बनाई जा रही है दरअसल असल में वो मरकज का है। और ये वीडियो किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि खुद एक लश्कर के एक सदस्य की तरफ से वीडियो पेश किया गया था। करेंगे चर्चा, मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है उनसे। लेकिन उसके पहले सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का समय आ गया है? सवाल ये भी, क्या पीओके में बन रहे आतंकी अड्डे आतंकियों की मौजूदगी का सबूत नहीं है? सवाल ये भी, क्या पाक सरकार पर सेना के साथ ही आतंकियों का भी अब एक बड़ा दबाव यहां पर नजर आता है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो जहन में है। करेंगे चर्चा, खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ में जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी और तमाम और साथी भी जुड़ेंगे। अनुज माथुर जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जय हिंद सर। सर, ये जो एक बड़ा वीडियो सामने आया, कहा गया मस्जिद है लेकिन असल में मरकज, लश्कर के सदस्य के तौर पर जो ये पूरा वीडियो सामने आया है, ये कितना गंभीर है? खासतौर से अब सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट नजर आती हैं। जय हिंद नैना। देखिए, आपको एक बात बिल्कुल साफ तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में, ये कई दफा मैंने कहा है कि पाकिस्तान में ये जो आतंकवादी संगठन है, इन लोगों को बहुत करारा नुकसान हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और अब उनका लगातार पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और सरकार पर दबाव है कि भाई हमारा इतना आपने नुकसान करवा दिया और इसकी भरपाई कैसे होगी। न केवल वहां पर उनको दोबारा पुनर्गठित करके, बल्कि भारत में कुछ एक्टिविटीज बढ़ा करके, वहां एक्टिविटीज करके, तो ये दबाव उनके ऊपर लगातार है। और यही वजह है कि ये जो मरकज बनाया जा रहा है, या डुअल यूज फैसिलिटी जिसको आप कहना चाहती हैं, डुअल यूज फैसिलिटी जो इसी वजह से बनाई जा रही है कि ताकि इसमें जो आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग कैंप है, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स हैं, इनको छुपाया जा सके और एक मस्जिद की आड़ में इन जगहों पर, इन स्थानों पर आतंकवादियों को ट्रेन किया जा सके। देखिए, जिस प्रकार से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की बैठकें चल रही हैं, और आज अभी बिल्कुल साफ हो गया है कि कसूरी और मौलाना मसूद अजहर की बैठक हुई है बहावलपुर में कहीं। तो ये तमाम चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि वो न केवल इसको बना रहे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं, इसकी प्रोग्रेस मॉनिटर हो रही है, और फिर उसके बाद वो एक बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस टेरर के नेटवर्क को दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब इन्होंने, जो कि मेरे हिसाब से काफी खतरनाक और बहुत गलत बात है नैना,
कि महिलाओं को इन्होंने पूरी तरीके से इसके अंदर शामिल कर लिया है और ये इन महिलाओं को एक तरीके से सुसाइड बॉम्बर्स के रूप में तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल, कि मेरे हिसाब से नैना बहुत अमानवीय है, क्योंकि इसमें महिलाओं कोई का शक इस नहीं सर। प्रकार से एक, हाँ, एक सेकंड और उसके लिए तो, और वो उनका अब उनका उद्देश्य ये है कि पाकिस्तान के हर जिले में एक इस प्रकार का एक संगठन या इस प्रकार का ग्रुप बने, जो कि वहां की महिलाओं का ब्रेन वॉश करे, इंडोक्ट्रिनेट करे और उनको जिहाद करके और सुसाइड बॉम्बर की तरह तैयार करने का प्रयास करे। नैना, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं सर, और बड़ी साजिशें एक एक करके ऐसे सामने जरूर आती हैं। मेरे साथ में दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर मोनिका बी सूद हमारे साथ में कनेक्टेड है, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट शुमाइला सिद्दीकी भी हमारे साथ में कनेक्टेड है। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। शुमाइला, अगला सवाल मैं आप ही से करना चाह रही हूँ, क्योंकि तमाम ऐसे बड़ी तस्वीरें सामने आई थी। लश्कर का खुद एक सदस्य, उसका प्रवक्ता कहता है कि ये मरकज है, और फिर इसको लेकर किस रूप में देखा जाएगा। बाकायदा आतंकी लॉन्चपैड के तौर पर मरकज का इस्तेमाल हुआ है लश्कर तैयबा की तरफ से। मरकज तैयबा जिसे हम देखते रहे, एक बड़े स्तर पे कहते रहे हैं, तो इसे किस रूप में देखती है? पीओके में एक और लॉन्चपैड, क्या कहता है ये सब? देखें नैना, देखें जिस तरह से आप लोग भारतीय चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ आप लोग प्रोपोगेंडा क्रिएट करते रहते हैं, उसमें आप लोग का पूरा एक मंजन होता है कि आपने बस सबको ये अपना मंजन, अपना चूरन बेचना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी पल रही है, दहशतगर्द बना रहे हैं, सारा कुछ है। उसके पीछे भी भारत का ही हमेशा हाथ निकला है। अच्छा। और ये बात मैंने कई दफा बहुत बावसूख तरीके से कही। हम हर दफा हम इस बात को कहते हैं कि अगर इतना बड़ा मसला है, जो कि आपके पास इतने जराए हैं और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, फुटेज भी आपके पास आ गई, वीडियोस भी आ गई, इंफॉर्मेशन भी आ गई, सारा कुछ है, बाकी दुनिया के पास नहीं है, भारत के पास है, वेरी गुड। तो फिर आप जाएं सलामती काउंसिल में जाइए, यूएन में जाइए, आप जाके वहां पे यूरोपीय यूनियन में जाइए, इसका बाकायदा इसके ऊपर आप केस लड़िए कि आपके पास इतने प्रूफ मौजूद है, मगर आप लोग सिर्फ चैनल से बैठ के बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म का जो ये चूरन मुसलसल बेचा जा रहा होता है, पाकिस्तान तो खुद हमेशा विक्टिम रहा है इन चीजों के लिए। अच्छा। और अगर दहशतगर्दी है तो पाकिस्तान उसके खिलाफ खुद खड़ा होता है, जहां हमारे मुल्क में होती है। हमें ना भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जो सिखों के साथ आप लोग कर रहे हैं, जो मुसलमानों के साथ वहां पे हो रहा है, वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो आपके आपस के मामले हैं। हमारे चैनल्स पे कहीं पे भी बैठ के भारत को लेके, उनके प्रॉब्लम्स को लेके, उनकी गुर्बत को लेके, उनकी जो वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ऊपर मुसलसल जो है बैकअप कर रहा होता है, कभी वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर कोशिश करेंगे, कभी वो कहीं और चले जाएंगे, कोई ना कोई चीजें। लेकिन हम आपकी तरह नहीं बोलते हैं। और मुझे अफसोस होता है कि हम एक बॉर्डर शेयर करते हैं, मगर हमें अफसोस होता है इस बात का कि हम क्यों साथ में बैठ के, अगर दहशतगर्दी है तो आए साथ में मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन नहीं, इल्जाम जब आप लगाएंगे किसी पे तो इसका मतलब है आपने इल्जाम पे ही कायम रहना है, आपने उसका मुकाबला नहीं करना है। मसूद अजहर, मैं जो भी है सुनिए, मसूद अजहर, हमारे हाफिज सईद, अरे आप ये सब तो छोड़िए। जब ओसामा बिन लादेन अगर जब पाकिस्तान में मिला, तब भी आप लोग उसको आपका भी आभूषण मिला था ना हमारे पास। अरे आप मुझे एक बात बताइए, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या, मुझे एक बात सुनिए, आप कुलभूषण की बात कर रही है ना, आप कुलभूषण की बात कर रही हैं, आप पहली बात तो ये कि आप आतंकी मसूद अजहर, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन का आप कंपैरिजन कुलभूषण से जैसी करने की बात करती हैं, वैसे आप अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लेती हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय, अगर आप मीडिया की बात करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पे जो ऐसे संगठन, जो लोग आतंकी, मोस्ट वांटेड आतंकी अगर घोषित किए जा चुके हैं, आप उन्हें घर में पनाह देती हैं। पहली बात तो ये शुमाइला। दूसरी बात ये, आप और हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, मरकज का इस्तेमाल लश्कर तैयबा का किस रूप में किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में उन्हीं आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आतंकी सेंटर्स को टारगेट किया, आपने उसको एक अलग प्रोपेगेंडा क्रिएट किया। जिन आतंकियों को मारा गया था, सुनिए, आपकी जिन आतंकियों को ढेर किया गया था, वहां पर पाकिस्तान के सैनिक उनके जिस तरह से जनाजे में जाते हैं, तो उसी से पूरी नीति स्पष्ट हो जाती है। शुमाइला, आप जिस प्रोपेगेंडा की बात बार बार कहती है, मैं आपको जरा स्पष्ट कर दूं। शुमाइला सुनिए प्लीज, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, सुनिए। लेकिन इस बात को आप बार बार एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। अरे भाई, आप क्या सिखों के साथ क्या हो रहा है? अरे ऑपरेशन सिंदूर की कमान संभालने वाले सिख थे, आप जरा याद रखिएगा, उन्होंने घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया था। और रही बात मुसलमानों की, आपकी पाकिस्तान की क्या, मैं तो पूरी गल्फ कंट्रीज की बात कर रही हूँ, उससे सबसे ज्यादा सुरक्षित, सबसे ज्यादा
खुश जो है हिंदुस्तान के मुसलमान ही कम से कम अपनी बात रखने का उनके पास में अधिकार है, अभी खुली आवाज, latest खुले तौर पर अपनी आवाज रख सकते हैं। अगर कोई उनको बात पसंद नहीं आती विद्रोह भी कर सकते हैं, इसीलिए बात आप तक पहुंच रही है। आपकी बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे अनुज माथुर जी, फिर मैं मोनिका जी का रुख कर रही हूँ। अनुज जी। देखिए नैना, मैं सिर्फ 2-3 चीजें इनको समझा देना चाहता हूं कि मुसलमानों के, भारत के मुसलमानों की ये बात ना करें। भारत ने 3 राष्ट्रपति मुसलमान दिए हैं, भारत में सेनाध्यक्ष मुसलमान हुए हैं, भारत में ये जिस प्रकार की बातचीत कर रही है इनसे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। ये बात नैना आपने बिल्कुल सही कह दी है कि जितना सुरक्षित माइनॉरिटी भारत में है उतना कहीं भी नहीं है। इनको बता दें कि ये गूगल उठा करके देख लें कि कराची में हिंदू पॉपुलेशन 1947 में कितनी थी, 51%। आज कितनी है ये बता दें। तो जो माइनॉरिटीज की बात कर रही हैं इनको कोई हक नहीं है यहाँ बैठ करके माइनॉरिटीज के बारे में बात करने का और भारतीय मुसलमानों पर कोई भी कमेंट करने का। मुझे लगता नहीं है कि इसका इनको कोई शक है। मैं आपको ये बात बिल्कुल साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ, फर्क हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, ये लोग यूनाइटेड नेशंस से आइडेंटिफाइड टेररिस्ट हैं, नोटिफाइड टेररिस्ट हैं। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये तमाम टेररिस्ट आउटफिट्स हैं। 30 साल से ये लोग टेररिस्टों को पाल रहे हैं। इन्होंने खुद कहा है कि वी आर डूइंग, हम पाल नहीं रहे हैं, हम तो विक्टिम है आप लोगों की तमाम उस अगर इस तरह का पेड़ बोगे जिसमें कांटे ही कांटे हैं तो आप विक्टिम ही बने रहोगे। तो पेड़ कौन बो रहा है जो हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर सका 78 अगर आप ऐसे कांटों वाले पेड़ बोगे, आप ओसामा बिन लादेन को पनाह दोगे, हमें कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा भारत में। मसूद अजहर को, हाफिज सईद को अगर पनाह दोगे, बढ़ावा दोगे, मरकज को बनाने में सपोर्ट करोगे, आईएसआई का रोल आतंकी गतिविधियों को एज अ प्रॉक्सी के तौर पर बढ़ावा देगा, तो आप विक्टिम ही रहोगे। आप विक्टिम ही रहिएगा, आप विक्टिम ही रहिएगा। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए आती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपने खुद क्रिएट की हुई होती है। आपको जब ये नहीं समझ में आ रहा कि हाफिज सईद या मौलाना मसूद अजहर को अगर आतंकी संगठन या मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया गया है तो फिर तो वहां पे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। मोनिका जी का मैं रुक कर रही हूँ, आ रही हूँ अनुज जी इसके बाद में, बाकी गेस्ट का जल्दी से रुक कर लूं मैं। अली असगर भट्टी जी भी पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। वेल, आपका भी बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर मोनिका बी सूद, मैं आपसे समझने की कोशिश करी हूँ, ये तो ऐसा लगता है कि एक पट्टी बंद गई है। ऐसे तमाम बड़े सबूत समय समय पर सामने आते रहे। ऑपरेशन सिंदूर में मरकजों को, जो कि एक तरह से आतंकियों की लॉन्च पैड रहे, वो डैमेज हुए। मुरिद के जैसे तमाम अलग अलग जगहों पे वो ना शुमाइला मानेंगी ना पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति मानेगा, हम सभी जानते हैं। लेकिन बड़ी तस्वीरें स्पष्ट आती है। मसूद अजहर की वो बातें और वो जनाजे जिस तरह से नजर आए थे वो स्पष्ट दर्शाते हैं। फिर भी सबूत मांगते हैं, उसके बाद में भी एक और बड़ी साजिश यहाँ पर डिकोड हो जाती है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम बात करें इनके जो ये अपने यहाँ पर लॉन्च पैड्स और आउटफिट्स बना रहे हैं, उसमें ऐसा है कि जो ये लश्कर तोयबा और हम जैश ए मोहम्मद की बात करें तो जिनको ये मार्कज का नाम दे रहे हैं कि हम यहाँ पर बच्चों को कुछ सिखाएंगे, हम यहाँ पर इबादत करेंगे, हमारे पूजा घर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका ये क्लस्टर बनाने का इरादा इसलिए ऐसा है क्योंकि ये छोटे छोटे क्लस्टर बनाए जाते हैं। अभी पीछे ऑपरेशन सिंदूर में क्या देखा गया है कि जो भी लश्कर तोबा का भावलपुर में और जैश ए मोहम्मद का जो मेन टारगेट किया गया हमारे भारत की आर्मी ने, जिनको टारगेट किया और उनको ख़त्म कर दिया, अगर छोटे छोटे क्लस्टर बना लेंगे तो उनको ये नाम देंगे अपने इबादत घरों का या बच्चों को पढ़ाने के जो मदरसे होते हैं उनका। तो उससे क्या होगा कि ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर भारत ने अटैक किया तो वो अटैक तो इन्होंने हमारे इबादत घरों पे किया या हमारे मदरसों पे किया। तो लोगों को ये पिक्चर दिखाना चाहते हैं, बल्कि वहाँ पे ये सारे क्लस्टर में जो बना रहे हैं चीज़ें, इसमें जो जैश ए मोहम्मद के जो और अपने आपके लश्कर तोयबा के जो लोग हैं उनको ये लोग अपना पूरा एजुकेशन देंगे, उनको पूरी मतलब उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सेशंस चल रहे हैं वहाँ पर। उसके साथ साथ अभी जैसे कि महिलाओं को इन्होंने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, नई जो इन्होंने अपनी महिलाओं की जो टीम बनाई है उसको ये बहुत ही ऐसे छोटे छोटे क्लस्टर्स में उनको ये बिल्कुल से अच्छे से परफॉर्मेंस करवाएंगे, उनको अच्छे से उनकी एजुकेशन कराएंगे वहां पर कि कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है, सारी पूरी तालीम उनको दी जाएगी कि कैसे हर चीज को इन लोगों ने अप्रोच करके उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। तो इसलिए ये जो इनके क्लस्टर बन रहे हैं ये सिर्फ दिखावा है बोलने के लिए कि भी ये चीजें हैं, मतलब ये क्लस्टर इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हमारे को एक
अलग से हमारा नजरिया चेंज कर पाए, दुनिया का नजरिया हमारे सामने चेंज कर पाए कि भारत जो है वो हमारे लोगों को मार रहा है, पर कि ये विक्टिम नहीं है। इनके खुद के जो पंजाब ऑक्यूपाइड जो पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने खुद अपना लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद का सपोर्ट किया है ओपनली, तो कहाँ के विक्टिम हुए ये? और देखिए बार बार जिस तरह का जिक्र यहाँ पर शुमाइला कर रही थी, मैं बता दूं बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ शुमाइला, कुछ महीनों पहले की बात है जब मई 2025 में भारत यूएस काउंटर टेररिज्म मीटिंग हुई। उसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद से ज्यादा ऐसे हमने देखे कि कई संगठन, उन पर यूएन सेक्शंस का बाकायदा फैसला लिया गया। और जर्मनी ने भी बेसिकली पाकिस्तान को सबमरीन तकनीक देने से इनकार कर दिया था। उसका मेन रीजन ये था। नेपाल जैसे देश ने भी चेतावनी दी कि अगर लश्कर ए तैयबा या जैश ए मोहम्मद नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करते हैं, हमारी सीमा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कतई बर्दाश्त और सही नहीं होगा। जब अभी अगर इस चीज को भी स्वीकार आप नहीं करते तो मुझे लगता है कि फिर तो सोचने वाली बात है। अली असगर भट्टी जी, किसी भी देश के लिए आतंकवाद बहुत ज्यादा खतरनाक है, चाहे बात वो सीमाओं पर आधारित आतंकवाद हो, अंदरूनी तौर पर आतंकवाद हो, पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो, हर रूप से ये कहा जाए। और खास तौर से जब हम ऐसे तमाम संगठन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों का जिक्र करते हैं और मरकज का इस्तेमाल जब ऐसे लॉन्च पैड के तौर पर किया जाता है, तो सवाल खड़े होते हैं। एक और ऐसे ही पीओके का बड़ा उदाहरण आ गया। क्या साजिशें रची जा रही हैं अब? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सवाल तसल्ली से सुनेंगे और दलील के साथ जवाब भी देंगे। जी, मैं आपके साथ दलील के साथ बात करूंगा, क्योंकि आपको याद होगा कि 8 मई वाले दिन आपने यहाँ पर बड़ा यानी कि गुम्बार मचाया हुआ था। यहाँ पर पाकिस्तान में बताया था कि लश्कर तैयबा के हमने ऑपरेशन किया, यहाँ पर ठिकाने किया। उसके बाद आपने मुजफ्फराबाद में ऑपरेशन किया, वहां पर मिसाइल गिराए। वहां पर आपको जितनी इसके बरक्स था मरीद के वाला या मुजफ्फराबाद वाला, आपने हमारी मस्जिदों को शहीद किया था। वहां पर मैंने हमारे मीडिया जो है वो आंखों देखा हाल दिखाता है। वो ये नहीं बताता कि यहाँ पर यानी कि यहाँ पर दहशतगर्द है। दहशतगर्द की जो लपेट में आता है कोई भी ममालिक है, वो सबके लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि प्रूफ के साथ बात करता है कि जब भी दहशतगर्दी हुई है इंडिया की तरफ से हुई है, उसके सूरतकारों के बारे में बताया गया, उसके ताने बाने भी बताएंगे। हम इल्जाम नहीं लगाते, हम प्रूफ के साथ बात करते हैं। आपकी तरफ से जब भी बात किया जाए, पैगाम का आपको याद होगा जिसकी बना पे आपने पाकिस्तान पे जंग मुलस्सत की थी, उस बना पे आपको याद हो कि पाकिस्तान के हमारे सीएम साहब जो हैं, पीएम साहब, उन्होंने कहते रहे हैं कि हमें प्रूफ दिए, इंटरनेशनल लेवल पे आप जहां से समझते हैं वहां पर हम आपका यानी कि आप प्रूफ दें। हम उसके आप अगर हमारे पास दहशतगर्दी के हम तो खुद यानी कि विक्टिम है, तो आपकी तरफ से कैसे यानी कि हम दहशतगर्दी कर सकते हैं? लेकिन आपकी पूरे इंडिया की तरफ से, पूरी यानी कि किसी तरफ से उसका कोई प्रूफ नहीं दिखाया गया। वहां पर कोई ऐसा हमला पाकिस्तानी ने या पाकिस्तान ने, उसके बरक्स ठीक थोड़ा जो दिन गुजरे हैं तो आपको जाफर एक्सप्रेस याद हो, हमारे कोयटा एक्सप्रेस में जाफर एक्सप्रेस आया तो वहां पर ताने बाने जितने भी थे, वहां पर कॉल तक हमारे दिखाई गई है, वहां से पैसे तक दिखाए गए हैं। उसके बाद क्योंकि जो आपका इंडिया है वो अक्सर ना झूठ बोलता है, क्योंकि पाकिस्तान के बरक्स जो पाकिस्तान में रह रहे होते हैं उनका तो आप इंडियन मीडिया पे भरोसा मत कीजिए, मैं बोली मत कीजिए। आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर और उन तमाम बड़े सबूतों पर ऐसा नहीं चलता है ना, मत कीजिए। आप लोग दिखा रहे होते मैं क्या कह रही हूँ शुमाइला, देखिए मुझे जाहिर सी बात है, मैं आपकी बिल्कुल अभी बात तो मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी। मैंने यही सबसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि वही बोल रही हूँ ना, क्योंकि आपको अगर लग रहा है प्रोपेगेंडा का, मैं बोली मत भरोसा कीजिए, नहीं करेंगे भरोसा। हम तो भरोसा नहीं करते हैं। हमारे पाकिस्तान में, आपका पाकिस्तान में हमारा यही है कि इंडिया मीडिया में कोई चीज आती है, आप हमारी आप 48 घंटे पहले की खबर ले लें। हमारे खान साहब यानी कि इमरान खान भी जिंदा हैं, वो अडयाला जेल में। आपकी खबरें, आपके जितने भी चैनल आप चेक करके देख लें, वहां पर उन्होंने मार दिया हुआ। इवन कि उनकी बहनें यानी कि वो मुलाकात करके उन्होंने बताया कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका जो इंडिया मीडिया वो प्रोपेगेंडा करने में मकसद किया हुआ है। सुनिए आप वहां पे, मैंने कहा ना ये एक बड़ी दिक्कत हो गई पाकिस्तान में। उनके पेट में दर्द होगा तो हो सकता है कि भारत में कुछ ऐसा हो गया तो पेट में दर्द हो गया। अगर पानी बारिश ज्यादा हो गई तो भारत की वजह से बारिश ज्यादा हो गई, महंगाई ज्यादा हो गई तो भारत की वजह से हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ, सुनिए मैं बताती हूँ शुमाइला, सुनिए अगर आपने इमरान खान का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं, ये आप भले आप अभी टीवी स्क्रीन पर स्वीकार करें या ना करें, ये आप भी बखूबी जानती हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा। यही वजह है कि ना ही इमरान खान के परिवार को, ना ही वहां पर सुनिए ना ही उनकी पार्टी को, ना ही उनके समर्थकों को, ना ही पाकिस्तान की जनता को भरोसा रहा। कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? आपके ऊपर भरोसा हुआ? कर दिया कि भरोसा आपने जो झूठ बोला क्या उस पर भरोसा हुआ? ओके, अब आज उन्होंने
हाँ, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कायल हैं, वो हाँ। यानी कि बातें जी। बढ़ के नहीं मारते, वो प्रैक्टिकल के कायल हैं। हाँ, हाँ, देखा होगा कि आपको जब से उन्होंने प्रैक्टिकल कर दिया था देखेंगे वो हमने। जब भी बात करते, बिल्कुल बिल्कुल आपको बोलिए, याद पहलगाम होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिकली था। यानी कि जब आपकी तरफ जंग मुसल्लत की गई, आपने हमारे बलगाम के वर्ग से जंग मुसल्लत की गई थी, हमने उसका प्रूफ आपको 4 दिन में सिर्फ 2 घंटे में दिया। हम आपको साथ ब्रादराना पड़ोसी समझते रहे, हम आपको देते रहे। उसके पहले भी आपने Oh लश्कर my तैयबा के God. हमारे पास कितने यानी कि आप इल्जामात लगाए, आपके पास एक भी प्रूफ है? आप चैलेंज पे बैठी हैं, नेशनल चैलेंज पे बैठी हैं, आप हमें प्रूफ दिखाएं। ऑलराइट, ठीक है, आपको मीडिया पे भरोसा नहीं है, ठीक है। मैं चाहूंगी अनुज माथुर जी बार बार रह देकर ना मीडिया पे नहीं, सुनिए सिर्फ ऑपरेशन भारतीय सिंदूर की मीडिया तरफ पे। आते हैं। हाँ, आपको बिल्कुल भारतीय मीडिया पे नहीं, इंटरनेशनल वॉशिंगटन पोस्ट पे भरोसा होगा नहीं, या वो भी आपको देखिए, इंडिया ओरिएंटेड लगता है? इनको आपको भारतीय जी नैना सर, जी। नैना अगर भारतीय मीडिया पे fabricated चीजें आप लोग किसी पे दिखाते हैं विश्वास तो करने की सब कुछ किया जरूरत जा नहीं सकता है। इनके अपने रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम 30 साल से आतंकवाद को पाल रहे हैं। हाफिज सईद जो लश्कर तैयबा का सरगना है वो पाकिस्तान में मौजूद है। मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में मौजूद है। वहां पर जितने भी ये जो कसूरी है वो पाकिस्तान में मौजूद है। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिलता है। इनको प्रूफ की जरूरत नहीं है, इनको मानना नहीं है तो वो अलग बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं आज वो पाकिस्तान को ही दुख दे रहे हैं। जिन्होंने तालिबान बनाया, इन्होंने तालिबान बनाया, आज वही तालिबान इनके नाकों चने चबवा रहा है। इन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान तैयार करा, वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इनके मंत्री ने कहा है कि 4000 सैनिक हमारे मारे गए हैं 1 साल में और 21,000 घायल हैं। ये इनका खुद का जन्मा हुआ तालिबान है। पाकिस्तान ने उस तालिबान को जन्म दिया, उसको ट्रेनिंग दी, उसको हथियार दिए, उसको तैयार किया और उस तालिबान ने 1 साल में 4000 सैनिक मारे और 21,000 सैनिकों को घायल कर दिया। और फिर भी यहां आकर के ये लोग बोल रहे हैं कि आतंकवाद कहां पर है। इनसे आप ज्यादा जाकर के चेक कर लें शुमैला जी, आप जाके चेक कर लें कि तालिबान का जन्मदाता कौन और क्यों है। और ये स्टेटमेंट और मैं शुमाइला आपको बार बार सुना एक देता बात हूं। दोहरा रही हैं आप, एक सेकंड अनुज माथुर जी। शुमाइला बार बार एक बात दोहरा रही हैं कि आप विक्टिम हैं, पाकिस्तान विक्टिम है। हमारी एक कहावत है, जब बोया पेड़ बबूल का तो फल कहां से पाएंगे। उसका अर्थ मैं बता देती हूँ, जब आपने कांटेदार या जहर वाले अगर आपने पेड़ लगाए हैं ना, तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको आम मिल जाए, अंगूर मिल जाए, वो कभी नहीं होगा। टीटीपी सुनिए, टीटीपी आपने अपना प्रॉक्सी क्रिएट किया, आपने मसूद अजहर, आपने आईएसआई सुनिए, आईएसआई के समर्थन से आपने, चाहे बात लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, और इनके तमाम ऐसे बड़े बड़े अलग अलग आपने संगठन क्रिएट किए। और बार बार इस चीज को समझिएगा। और मैं एक बड़ी तस्वीर की जो बात कर रही थी, जरा पहले वो वीडियो देख लीजिए। सर मैं आ रही हूँ अनुज माथुर जी, एक सेकंड। मैं जिस वीडियो का जिक्र कर रही थी पहले जरा देखिए। ये पाकिस्तान के रावलकोट की तस्वीर है और आप जब इसे देखेंगे, और ये जरा समझिए, इसका ऑडियो आप कीजिए, जरा सुनिए। उन्होंने वालदेन वास्ते अजर नो बाइस बनाया, उन्हें जन्नतुल फिरदौस आला मुकाम अता फरमाओ, जिन्होंने वालदेन जिंदा दे कौम आमदा। चूंकि ये मस्जिद है नहीं सिर्फ शहीदा गाह है नहीं, बल्कि इस मस्जिद अंदर अस रेस्क्यू का काम भी कर रहे हैं, इस मस्जिद अंदर अस खिदमत खैर का काम भी कर रहे हैं। और यो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने फलाह बहबूद वास्ते ये बिल्कुल अल्लाह ने फजल करम कने इस्तेमाल होना। गुजारिश थी कि जिन्हें जिन्हें लोगों माशाल्लाह ताउन किया, अल्लाह ताला उन्हें सारे ने ताउन की कबूल फरमाए। जिन्होंने वालदेन फोत हुई, अल्लाह ताला इस ताउन की उन्होंने वालदेन वास्ते अजर नो बाइस बनाया, उन्हें जन्नतुल फिरदौस आला मुकाम अता फरमाओ, जिन्होंने वालदेन जिंदा दे। ठीक है, हालांकि ये उस वीडियो का एक हिस्सा है। इसका एक और हिस्सा जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें बाकायदा लश्कर के जो प्रवक्ता हैं वो मस्जिद और मरकज कहते हैं। वेल वो तमाम अलग अलग मीडिया चैनल्स पर आप देख भी रहे होंगे, वो बड़ी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। लेकिन इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक बार फिर से मरकज वाली आतंकी साजिशें जो हैं वो चल रही हैं। मैं आ रही हूँ शुमाइला, आ रही हूँ, और अपने दर्शकों को मैं ये भी बताती चलूँ कि आखिर मरकज क्या होता है। मरकज को अगर देखा जाए तो एक केंद्र
केंद्र के तौर पर देखते हैं, लेकिन जिसे मरकज़ तैयबा तक का नाम दिया गया, वो एक तरह से कहा जाए कि लश्कर तैयबा का एक मुख्य केंद्र, जो यहाँ पर आतंकियों को पाला पोसा बनाया, ट्रेन किया जाता है। और भारत में जो बड़ी साजिशें हुई हैं उसमें लश्कर तैयबा, मसूद अजहर या फिर ये देखा जाए कि हाफिज सईद जैसे तमाम आतंकी संगठनों की बड़ी मौजूदगी नजर आती रही है। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में, जो अभी यहाँ पर अली भाई भी कह रहे थे, यहाँ पर हमारे साथ में पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं अली असगर भट्टी जी, और ये भी शुमाइला भी यही बात कह रही थी कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने मस्जिदों को टारगेट किया, असल में वो मस्जिद नहीं मरकजों को टारगेट किया गया। मस्जिद की आड़ में किस रूप में मरकज के माध्यम से बड़ी आतंकी गतिविधियों को, साजिशों को अंजाम दिया गया। और जब वो ध्वस्त हुए तो ऐसी ही बड़ी तस्वीर सामने आई थी, हाफिज सईद हो या फिर मसूद अजहर, एक बार फिर से फरवरी 2026 तक फिर से मरकज वाली साजिशों को अंजाम देने की रणनीति में, और पीओके का भी ये मॉड्यूल उसी का हिस्सा है। अनुज माथुर जी कुछ कह रहे थे, फिर मैं अली गैस करूंगा। मैं दो बातें इनको बता देना चाहता हूं कि मरकज की बात कर रहे हैं और बहावलपुर में कहां हमला हुआ था। उस हमले के बाद मौलाना मसूद अजहर ने पूरी दुनिया के सामने कहा है कि मेरा पूरा खानदान जो है इस अटैक में तबाह हो गया, 14 लोग मारे गए, मैं क्यों नहीं मर गया। वो एक दुर्दांत आतंकवादी है और ये वो बात कहता है। दो चीजें और मैं सिर्फ बताना चाहता हूं, रिपीट कर रहा हूं इन चीजों को। 2011 में हिलेरी क्लिंटन ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो पाकिस्तान के लिए दिया था कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको नहीं डसेगा। वो इन्होंने इसीलिए कहा था कि उनको पता था कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पाल पोस करके बड़ा किया जा रहा है और वो जानती थी कि यहां पर वो हमला होने वाला है। दूसरी बात, एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में कौन रहा है 5 साल तक, ये तमाम, और किस देश में खेल नहीं बंद है, खेल होने, अंतरराष्ट्रीय खेल होने बंद हो गए, कोई क्रिकेट नहीं हुआ, ये कौन है, ये किस लिए किया जाता है, ये बात भी सबको पता होनी चाहिए। इसमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। एफएटीएफ ने लिस्ट में आपको ग्रे लिस्ट में डाला, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए। 8 साल आपके देश में क्रिकेट नहीं हुआ, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए। और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर आतंकवाद का खतरा था और टीमों को वहां पर अपनी सेफ्टी क्वेश्चन मार्क था। तो ये बात आप बिल्कुल समझ, मैं हर बार ये बताने का प्रयास करता हूं नैना कि इन लोगों को जब तक इस समस्या को वो मानेंगे नहीं, इस समस्या का समाधान निकाल नहीं पाएंगे। समस्या को मानना पड़ेगा। आज जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है उसकी की पूरी वजह पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई है। इस बात को जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक इसका सलूशन नहीं निकाल पाएंगे। 4000 लोगों का एक साल में मरना, 21,000 का घायल होना, मैं नहीं कह रहा हूं, वो एक मिनट और वो इनके ऑफिशियल फिगर्स, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जिसने भी कहे हैं। तो देखिए ये बात समझने की जरूरत है कि जब आप आतंकवाद को पैदा करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो ये होके रहेगा और आने वाला समय भी ये देखेगा कि किस प्रकार से वहां पर हालात बिगड़ते हैं, ये माने अथवा ना माने ये। और इनको एक सर रिएक्शन ले लेते हैं। जिस चीज के आप प्रोपेगेंडा के माशाल्लाह माहिर हैं। प्रोपेगेंडा नहीं, सॉरी नहीं, आप एक दावा किए चले जाते हैं और उसके बाद आप मुसल्लत करते हैं अपनी सोच को कि वो सोच जो है वो पाकिस्तान और भारत मान के चले। लेकिन मैं इसको 100% डिनाई करती हूँ, आपकी सोच को, आपकी इन बातों को, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी तकलीफ और जितने जनाजे यहाँ से उठे हैं वो आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। इसीलिए जब हमारे पर जंग आप लोगों ने करने की कोशिश की जो नाकाम हुई और इसका हमने आपको मजा भी चखा दिया, जो आप मानते नहीं है। अगर प्रूफ की बात है ना तो इंटरनेशनली आपको हार तस्लीम कर लेनी चाहिए, जो पूरी मीडिया ने हार तस्लीम की कि भारत के साथ क्या हुआ, S-400 के साथ आपके क्या हुआ। नहीं, आपकी बात मैंने बहुत तहम्मुल से सुनी, आपके इल्जामात भी मैंने बहुत तहम्मुल से सुने। आपकी सारी बात की आतंकवाद पाल रहे, मतलब मैंने सिर्फ हमारी दहशतगर्दी के, हमारी हर यहाँ पे होने वाली दहशतगर्दी की जड़ें जाके भारत से मिलती हैं। और इसमें हमने हमेशा प्रूफ रखा है, हमने मीडिया पे बैठ के शोर नहीं मचाया है। स्टेटमेंट है जो हम पिछले 30 साल से कहते आ रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस, आप तो 78 साल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान को कभी तस्लीम किया ही नहीं। मुझे एक वक्त बता दीजिए जब भारत ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की हो।
आपके तो जयशंकर जब आ रहे थे पाकिस्तान 2 साल पहले, अरे शुमाइला भूल गए, शुमाइला भूल गई, भारत के प्रधानमंत्री वहां पे गए हैं बिरयानी खाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो शुरुआत भी उसी से की थी। आपका मीडिया आपको जो मौजूदा प्रधानमंत्री जो सरदर्दी लगते हैं ना, जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खौफ का विषय है, उन्होंने तो शुरुआत ही की थी पड़ोसी मुल्क के साथ में सबसे अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए। कभी भी नहीं की नैना, मेरी बात सुनिए, मीडिया इस बात का गवाह है। मैं आपको फुटेज निकाल के सेपरेटली भेज दूंगी, मैं तो जाहिर आपके चैनल पे चला नहीं सकती, लेकिन मैं वो आपको फुटेज निकाल के भेज दूंगी जब मैं आपको ट्विटर पे या टिकटॉक पे या फेसबुक पे टाइप करूंगी, वो लिंक्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। बिल्कुल होने चाहिए। मैं अपने दर्शक शुमाइला सुनिए, ये हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा शुरुआत की गई और खुद जो मौजूदा सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 2014 की बात जरा देखिएगा, मैं चाहूंगी जरा आप भी जाइए, जरा पहले की आप तस्वीरों को देखिएगा। मैं मोनिका भी रुक कर लेती हूँ, ठीक है? सुनिए, वो इंटरनेशनल अफेयर्स को बखूबी समझती हैं, जानती हैं। मोनिका जी जरा बताइए, खासतौर से यही बात जो कही जा रही है, कितनी बार हिंदुस्तान ने मौका दिया पाकिस्तान को, कितनी बार, हर बार माफ किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मौजूदा प्रधानमंत्री तक ने शुरुआत की। इनको जरा लो करवाइए शुमाइला जी को। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि शुमाइला जी जो हैं वो शायद जो इनके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी स्पोक्स पर्सन है, पाकिस्तान के अवाम की ये जर्नलिस्ट और स्पोक्स पर्सन नहीं है जिस तरीके से बात कर रही हैं। अगर हम बात करें कि भारत ने, अगर हम बात करें कि भारत ने कितना मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है इसके लिए, तो साफ साफ सी बात है कि आज इमरान खान जो जेल में है ना, उससे जितने भी ये टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनको ये डर था कि अगर इमरान खान बने रहे पीएम तो क्या पता कि भारत और पाकिस्तान के जो मतलब रिश्ते हैं वो काफी हद तक सुधर ना जाएं, क्योंकि वो फिर भी अमन पीएम थे इनके। अब रही बात, अगर हम बात करते हैं इनकी के जो ये बोल रहे हैं इनके मरकज खोलने की और सब, तो एक बात बताइए कि अगर जो इनका मरकज है सिर्फ मस्जिद है, तो फिर वो पीओके के रावलकोट एरिया में क्यों है, ऐसे सेंसिटिव एरिया में जहां लश्कर के लोकल कमांडर्स के अंडर क्यों खोला जा रहा है? वो क्या पाकिस्तान गारंटी करेगा? एक मिनट शुमाइला जी बोलने दीजिए। शुमाइला जी आप एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान गारंटी करेगा कि वहां से एक भी आर्म्ड मिलिटेंट एलओसी क्रॉस नहीं करेगा? ये गारंटी आप दे सकती हैं जो इतनी उनकी आप वहां पे क्या भारतीय जो मकबूजा कश्मीर। उसके बाद दूसरी बात सुनिए, जो हमारे वुमेन जिहादिस्ट जो आप लोगों की वुमेन जिहादिस्ट हैं आपके देश में, मसूद अजहर ने खुद ही दोबारा तस्किया कोर्स का अनाउंसमेंट किया है। जहां वो अनाउंसमेंट किया है, क्या ये जो महिलाएं हैं वो क्या आपके इस्लाम का नया फेस नहीं है जो टेररिस्ट ग्रुप्स को ज्वाइन कर रही हैं? पता नहीं आप कौन सी बातें कहां क्या बात करती हैं आप? देखिए, जिस देश के पंजाब के असेंबली स्पीकर सैफुल्लाह कसूरी ने खुद पहलगाम जैसे अटैक के मास्टरमाइंड को फेवर किया और डिफेंड किया, वो देश क्या बोलेगा हमें कि वो विक्टिम है? सही से समझ नहीं आता। जितने जनाजों की बात आप कर रही हैं ना, जितने जनाजों की बात कर रही हैं, उससे ज्यादा जनाजे हमने देखे हैं। जो घाव आप लोगों ने हमें दिया उनसे ज्यादा जनाजे हमने देखे हैं यहाँ पर अपने भारत में। और भारतीय मुस्लिम जो हैं, जो भारतीय मुस्लिम है, वो मुसलमानों से ज्यादा वो भारतीय हैं, वो अपने देश का साथ देते हैं। पर आप लोग घुस के अंदर बार बार उनको पोक करते हैं और अपने स्लीपर सेल्स यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। मैं ओपनली नेशनल टीवी पे ये बोल रही हूँ। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। आपने शुमाइला, फिर मैं जल्दी से अली असगर भट्टी का रुख करूँ, लेकिन शुमाइला आपने एक बात कही कि भारत ने मौके नहीं दिए, दोस्ताना हाथ नहीं बढ़ाया। मैं आपको बता दूं 1947 से लेकर, सुनिए जरा, लेट मी एक्सपोज यू, 1947 से लेकर अभी तक 10 से ज्यादा मर्तबा, 10 से ज्यादा, 11 से 12 से ज्यादा का मर्तबा। और 2014 की तो आपकी तस्वीर क्या बात करती है। पीएम मोदी ने जब शपथ ग्रहण समारोह था तो बार बार बड़े सवाल किसे, ये बताइए कि कैसे पाकिस्तान किसका उस समय कौन सा प्रधानमंत्री था जो यहाँ पर शपथ ग्रहण में आया था, जिसको लेकर आप लोगों की खासतौर से अपने ही लोगों से घिरते हुए नजर आए थे, नवाज शरीफ। अब मैं आपको बताऊं,
1947-48 के बीच में जब विच्छेदन हुआ तो नेहरू लियाकत समझौता हुआ, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी की बात हुई। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद 71 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने तोड़ दिया, बांग्लादेश युद्ध शुरू हुआ। 1972 में शिमला समझौता हुआ। फिर क्या हुआ, सुनिए, पाकिस्तान ने एलओसी को मानने से इनकार कर दिया। अरे सुनिए तो जरा, 1980 से प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत हो गई। 88 में राजीव गांधी बेनजीर भुट्टो परमाणु ठिकानों पर हमला ना करने का समझौता हुआ, लेकिन 1999 में क्या हुआ, तब हुआ कारगिल युद्ध। 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, वाजपेयी नवाज शरीफ थे, बस यात्रा, शांति, व्यापार का वादा हुआ। 3 महीने के बाद में कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी। 2001 में आगरा समिट। फिर उसके बाद में मैं आपको यह भी बताती चलूं, बातचीत विफल हुई क्योंकि उसी साल दिसंबर में संसद पर हमला कर दिया। किसने किया था, जैश-ए मोहम्मद ने। और आप समझिए 2004 से 8 के बीच कंपोजिट डायलॉग हुआ। तब क्या हुआ, 2008 में मुंबई हमला हो गया 26/11। किसने किया था, पूरी प्रक्रिया ठप हो गई। और आप और हम सभी जानते हैं, हाफिज सईद मुख्य आरोपी, जिन्हें आपने पाला पोसा और अभी भी पनाह दे रखी है। 2011 से 14 के बीच में व्यापार वीजा उदारीकरण हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसे कभी नहीं लागू होने दिया, कभी नहीं माना। और 2014 में तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाया था। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जो शपथ ग्रहण में आए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2016 में हो गया पठानकोट, उरी हमला, और 2015 दिसंबर के बाद किससे तो हम बड़ी तस्वीरें देखते रहे। अभी भी बड़ी लंबी फहरिस्त है मेरे पास में शुमाइला, अगर मैं बोलती जाऊं ना तो मुझे लगता है वो वक्त ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सुनिए, जब जब मौका दिया तब तब क्या मिला, या तो युद्ध, या तो धोखा, या तो हमला। अली असगर भट्टी जी, आर्यू अनुज माथुर। देखिए, आप देखें कि आपने अभी बात की ना कि अमन के लिए जितना इंडिया वो हमें पता है। देखें कि आप, इंडिया ने तो क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा। आपको याद होना चाहिए, कुछ दिन पहले की भी बात ले देता हूँ कि यहाँ पर देखें कि जो श्रीलंका पे हमला अटैक करवाया गया था, वो ताने बाने जितने भी थे वो इंडिया से मिलते थे। अच्छा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम आपका यानी कि दुबई में मैच हुआ था, तो हमारे वजारत दाखिला से वहां पर उन्होंने ट्रॉफी लेना पसंद नहीं की। इससे ज्यादा बुक्स यानी कि इंडिया में और क्या होगा कि आप, ठीक है, मुझे लगता है अली असगर भट्टी जी, मैं ना आगे की भी फहरिस्त बता देती हूँ, मैं अब आगे की भी फहरिस्त बता देती हूँ। सुनिए, दाखिला से हमारे भारत और पाकिस्तान की बात कर रहे थे। नवाज शरीफ को, सुनिए, नवाज शरीफ को बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में, उसके कुछ समय के बाद में पीएम मोदी तो खुद पहुंच गए थे नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने के लिए। फिर क्या हुआ था, आप बताइए। ये तो हमारा बड़ा यही तो आपको बता रहे हैं कि आप देखिए कि आपने क्रिकेट नहीं छोड़ा, आपने तो क्रिकेट नहीं छोड़ रहे ना। अरे भैया, ऐसा बड़प्पन ना दिखाइए शुमाइला जी। पठानकोट एयरबेस पर हमला हो गया बिरयानी खाने के बाद। पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया आपने बिरयानी खाने के बाद। हमें बिरयानी का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है शुमाइला। मैं जानती हूँ सच कड़वा होता है। अब इस बात को समझिए कि भारत ने मौका दिया और हर बार, अभी इसके पहले हमेशा प्यार से समझाया था, उसके बाद हमें ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। और तभी और अभी भी कहते हैं कि जितनी साजिशें होंगी ऐसे हजारों एयर स्ट्राइक होंगी, ऐसे हजारों, ये कहा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कतार में है। अली असगर भट्टी जी, बात पूरी कर लीजिए। आप जवाब देना तो आप हमारा फर्ज बनता है, लेकिन आप जवाब ही नहीं सुनते। उसके बाद यानी कि उसमें आप देखेंगे हमने अपनी पूरी दलील के साथ आपकी बात सुनते हैं। अब हमारा फर्ज भी बनता है कि आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी पूरी बात सुनें। इसका काउंटर कर दीजिए। जब हमने सहयोग का हाथ बढ़ाया, मौका दिया, उसके बाद में क्या मिला, एक नया हमला, नई साजिश, नया हमला, नई साजिश। पाकिस्तान के बारे में कितना झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन हम सुन रहे होते हैं। हमारा हौसला फिर भी देखें कि हम पाकिस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते कितना हौसला है हमारा कि आपकी जितनी भी बातें हम खामोशी से सुन रहे होते हैं। हमने आपको देखा कि अभी भी जो प्राक्टिस आपकी जा रही है अफगानिस्तान की तरफ, आपका झुकाव क्यों हुआ? इस वजह से हुआ कि वहां से आपके तालिबान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आप किए जा रहे। अब भी देखेंगे पाकिस्तान में जितने भी ताने बाने मिलते हैं अफगानिस्तान से, जितने भी हैं वो सारे इंडिया की तरफ से मिलते हैं। हमें, हमारे पास प्रूफ भी है कि जो पैसा दिया जा रहा है वो जरिया अफगानिस्तान दिया जा रहा है, अफगानिस्तान से आगे पाकिस्तान में हमारी दहशतगर्दी हो रही है। हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके प्रूफ दिए हैं। हम ये नहीं कि बात सिर्फ चैनल पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, हम प्रूफ के साथ बात कर रहे होते हैं। हमने इंटरनेशनल जाके बात की है कि हमारी दिल्ली बेस पे अभी आप देखेंगे, अभी आपने शावर की बात की है, अब देखें कि हमारा पाकिस्तान, हमारे वो भाई हैं, पख्तून हमारे भाई हैं। आपका क्या तुक बनती है कि वहां पर उनको यानी कि आपके चैनल्स पे बैठ के उनके बारे में, हमारे केपीके के लोगों के बारे में आपकी राय देना? अली असगर भट्टी जी, मैं नहीं, पूरी दुनिया ने देखा
केपीके के मुख्यमंत्री के साथ में क्या किया है? उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है जब वो अपने नेता के लिए अगर आवाज बुलंद कर रहे थे। गवर्नर रूल तक लागू करने की बात कही जा रही है। केपीके के लोग, सुनिए, केपीके के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भाई अब हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे आतंकियों के लिए। एक मिनट यार, एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, इनको मुसलमान के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। 40 लाख बांग्लादेशियों का ऑपरेशन सर्च लाइट में कत्ल किया गया, ये दुनिया जानती है। 4 मिलियन। एक मिनट प्लीज सुमैला जी, प्लीज। उसके बाद ब्लैक सितंबर, जॉर्डन में 27,000 25,000 फलस्तीनियों को मारा पाकिस्तान की सेना ने। मुसलमान की क्या बात कर रहे हैं? बलोचिस्तान में क्या हो रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है? क्या मुसलमान की बात कर रहे हैं ये लोग? कोई किसी भी प्रकार का इस प्रकार की बात करने का एक और महत्वपूर्ण बात ये, अनुज माथुर जी, एक और महत्वपूर्ण बात ये जो अली असगर भट्टी जी कह रहे थे, खासतौर से सीज फायर को लेकर। मैं जहां तक देख रही थी रिपोर्ट्स, उसमें 2021 में एलओसी पर सीज फायर रिन्यूअल हुआ, डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई, दोनों तरफ से 100% पालन का वादा किया गया। लेकिन क्या हुआ, 2023-24 तक पार्शियल रूप में लागू हुआ, लेकिन 2025 में बड़े आतंकी हमला पहलगाम, इसके पहले हमने करतारपुर में कैसे घुसपैठ के उसको एक तरह से इस्तेमाल कर दिया गया, और इससे बड़े समय पर ये तस्वीरें एक तरह से होती रही। लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे ना, कैसे कर लेंगे? वहां पे आकाएं एकदम बंदूक ताने हुए खड़े हुए। एक और इतिहास का तथ्य मैं बता दूं आपको कि जब हम बात कर रहे हैं दोस्ती की, दोस्ताना हाथ बढ़ाने की, इनको याद दिला देता हूं कि 1955 में भारत में जब, हालांकि 47-48 में इन्होंने एक मिनट, 1955 में भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। हमने पूरा हमेशा प्रयास किया है, उसकी बात आप छोड़ दें। आज जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, ये इसका कोई इनके पास जवाब नहीं है। बंगाल में जो इन्होंने किया उसका कोई जवाब नहीं है। जो जॉर्डन में जाकर के फिलिस्तीनियों के साथ इन्होंने किया उसका कोई जवाब नहीं है। बलूचिस्तान में जो कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। केपीके में जो कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। पीओजेके में जो कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए अभिशाप है। इसको जब तक माना नहीं जाएगा, जब तक इसको खत्म करने के लिए कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, हम सब इससे ग्रसित रहेंगे। और ये बात आप ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का हर बार में आतंकवाद को धर्म से जोड़ना इनका काम है। इसीलिए वो मस्जिदों में आतंकवादी इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स और इस प्रकार के मरकजों को डुअल पर्पस वहां पर लोकेशन तैयार कर रहे हैं, ताकि अगर कोई एक्शन हो तो ये जो और ये जो पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष है, रेडिकलाइज्ड है, वो धर्म के बारे में बात करता है। कोई दुनिया की सेना धर्म के बारे में बात नहीं करती है। वो अकेला ऐसा जनरल है जो कि धर्म के बारे में बात करता है। और ये तो इसका आप देखिए, बिल्कुल लोग भी निकले जो भारत से आए हैं, तो इसलिए खुदा के लिए उतना झूठ बोले। शुमाइला, अरे एक मिनट, कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं। आप एक बात सुनिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान से ही निकला है। शुमाइला, पाकिस्तान हिंदुस्तान से ही निकला है, इस बात को नहीं भूलिए जरा। कोई शक मत रखें। और इंडिया कहां से निकला ये भी बता दें। अरे इंडिया हजारों साल पुरानी कैसी सभ्यता है। बातें करते हैं अली असगर भट्टी जी। आप, मुझे लगता है आपके हमारे पुरखे जो है, सुनिए, आपके हमारे पुरखे एक ही रहे हैं। किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा ये मुझे बताएं। अली असगर भट्टी जी, पाकिस्तान के अभी भी कई ऐसे आवाम होंगे जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में हैं। आप भले स्वीकार करते हो या ना करते हो। अरे स्वीकार करने का जी, देखिए, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात हो जाती है। मोनिका बीसू जी, मैं इनसे पूछ रही हूँ, क्या भट्टी साहब ये बोल रहे हैं कि इंडिया कहाँ से बना है? इन्होंने हिस्ट्री पढ़ के आए हैं क्या ये अपनी? इनको ये नहीं पता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, किस समय मुगल्स और किस ने आके इंडिया के ऊपर, जब इन्होंने हमारे पर धावा बोला था, हमारी इतनी बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी नालंदा, वो जला दी थी। क्यों जलाई थी पता है आपको? वो इसलिए जलाई गई थी क्योंकि एक हिंदू जो वैद्य था उसने खिलजी को ठीक कर दिया था। खिलजी को ठीक करने पर उसने गुस्से में आके ये पूरी यूनिवर्सिटी जला दी गई कि कहीं ये जो साइंस है वो कहीं और ना फैल जाए।
मुसलमान हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो इतनी पुरानी है, आप कैसे उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं? मैं इधर ही इसीलिए निशब्द हो गई, मैं निशब्द हो गई कि हिंदुस्तान, अरे भाई ये हम सभी जानते हैं। प्लीज शुमाइला, जहां पर मैं जानती हूं कि अब यहाँ पे अपनी बात रखना है, लेकिन जो तर्क है उसको तो स्वीकार कीजिए। ये बात अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान, सुनिए कब अलग हुए? हम सभी जानते हैं 1947 में, तब तो एक ही थे, भारत ही तो थे। उसके बाद में अलग हुआ ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। आपको पता है ना कि अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का ही पार्ट था, ये भी समझते हैं कि नहीं समझते? और आप आप लोग? बार अगर यहाँ पर सुनिए, मैं समझ रही हूँ, अगर आप शुमाइला जिस बात का आप जिक्र करिए, पश्मानदा मुसलमान कौन है जरा हमें भी बता दीजिएगा। एक बड़ी जो एक अभी भी आप उनको बैलेंस लाने की तो कोशिश भी नहीं कर पा रहे, तमाम योजनाएं भी नहीं लागू कर पा रहे। मैं बात कर रही हूँ आतंकी साजिशों की। जी उसको बात ही नहीं है एक कि यहाँ पर इनकी तरक्की क्यों हो रही है। इन्होंने अली असगर साहब ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अब बनने शुरू हुए हैं। इनको ज्ञान बढ़ा दूं मैं इनका, पिछले 30 वर्षों में कितने अरब डॉलर का हमने अफगानिस्तान में डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स किए हैं। इन्होंने अफगानिस्तान को आतंकवाद दिया है, हमने अफगानिस्तान को स्कूल और शुक्र है आपने मान लिया, पिछले 30 सालों से आप ही हैं पीछे। एक मिनट, हम लोग अफगानिस्तान में आपका जब अमेरिका वहां से गया है अफगानिस्तान से, तब सबसे ऊपर जंप मार के पाकिस्तान आया था कि उनको लगा था कि अफगानिस्तान अब एक हमारा एडिशनल सूबा बन गया है, एडिशनल हमारी वो बन गई है। और तब इन्होंने इनके एक मंत्री ने टेलीविजन पे आके कहा था कि वो अब आजाद हो गए हैं, उन्होंने अमेरिका को भगा दिया है और इंशाअल्लाह वो अब हमको कश्मीर फतेह करके देंगे। ये अफगानिस्तान के साथ मैं जरा, मुझे लग रहा है सर मैं थोड़ा और दुरुस्त कर दूं, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाह रही हूँ। शुमाइला हो, अनुज सर हो, अली असगर जी, और सुनिए अली असगर भट्टी जी, भारत और अफगानिस्तान के अगर संबंध की बात करूं ना, ये तो और प्राचीन काल से, जब आप में हमारे पूर्वज ये कोई भी नहीं थे। हमारे ग्रंथों में तो कंधार तक का जिक्र है, अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है, प्राचीन इतिहास से उसका आधार साल पहले पैदा हुआ है। ये सभ्यताओं का कनेक्शन है। अली असगर भट्टी जी, मुझे लग रहा है कि मैं समझ में नहीं आ रहा, अगली बार शायद हमारी और आपकी जब चर्चा होगी तो हमें बहुत ढेर सारी तस्वीरों पे बात करनी चाहिए। सुनिए, अलग अलग प्राचीन सभ्यता के साथ अभी भी अफगानिस्तान में सुनिए गौतम बुद्ध की वहां पे बुद्धा प्रतिमाएं, उनकी प्रतिमाएं मिली थी। और इनसे भी आप छोड़िए, 2001 से पहले से भारत का जिस तरह से बड़ा एक कनेक्शन इन्वेस्टमेंट का रहा है, निवेश का रहा है, कंस्ट्रक्शन के तौर पर, वहां पे सेवा के तौर पर, और जब टर्की जैसे जिन्होंने पीठ में हमेशा छुरा घोंपा, जब वो मुसीबत में था हम तो उसके साथ में खड़े हुए थे। पाकिस्तान कहाँ लगता है जनाब? पाकिस्तान के साथ हर बार दोस्ताना हाथ बढ़ाया, एक तरफा हाथ, 11 से 12 बार एक तरफा हाथ। अब मुझे लगता है शुमाइला, मैंने इतनी लंबी फहरिस्त बता दी, उससे ज्यादा कुछ बचता नहीं है बताने को। एक तरफा हाथ, और हर बार क्या मिला? या तो युद्ध, या तो हमला, या तो बड़ी साजिशें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिर भी आप उम्मीद रखते हैं। बलोचिस्तान की तरफ आपकी फुल तवज्जो है, आपके बलोचिस्तान के अलावा भी आपके केपी की तरफ फुल तवज्जो है कि यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि इंडिया में क्या हालात हैं, वहां पर आपकी गुर्बत कितनी सदा समंदर में पहुंची हुई है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन वहां पर हमारे अंदरूनी मामला से बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। आप दहशतगर्दी के हम जब भी प्रूफ देते हैं, हम आपको देते हैं। अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, गुर्बत की बात करो मत। नाम बता दें कि जब अफगानिस्तान ने फतह किया तो हमारा मिनिस्टर खुश हुआ, थोड़ा सा एक नाम सुन लीजिए अली असगर भट्टी जी, अनुज माथुर जी कह रहे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और जल्द ही तीसरी बन जाएंगे। गुर्बत की बात मत कीजिए। और आज आप अपना हाल देख लें, 25 बार इकोनॉमिक बेल आउट मिल चुका है। हमारा हाल बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक बेल आउट अली असगर भट्टी जी उसको दिया जाता है जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी होती है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक बेल आउट। अगर आपको पता नहीं है तो आज जाके पढ़ लीजिएगा इकोनॉमिक बेल आउट क्या होता है। 25 बेल आउट मिल चुके हैं पाकिस्तान को। ये वो चीज होती है जब दी जाती है जब आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई हो, तब बेल आउट दिया जाता है। ये कोई लोन नहीं है। अली असगर भट्टी जी, बतौर पत्रकार मुझे लगता है आपको अपनी सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे। डूरंट लाइन किसके और किसके बीच में एक बॉर्डर बना है। बिल्कुल ठीक है अली असगर भट्टी जी, मुझे लगता है बल्कि बतौर पत्रकार आप भले यहाँ पे मेरे साथ इस चर्चा में इस बात को स्वीकार करें या ना करें, बतौर पत्रकार आपको अपनी सरकार से सवाल पूछने चाहिए। 25 बार बेल आउट, और फिर अगर आईएमएफ की तरफ से पैसा मिलता है तो वो जनता के विकास के लिए, देश की जनता के लिए, सरकार के लिए इस्तेमाल ना करके मरकजों का इस्तेमाल करते हैं, पड़ोसी मुल्क में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए।
आप लोगों को सवाल पूछने चाहिए। और अगर आप बार बार गरीबी की बात कर रहे हैं ना सर, चौथी अर्थव्यवस्था का जिक्र अनुज माथुर जी कर चुके हैं, और मुझे लगता है 78 सालों में जहां पर एक प्रधानमंत्री अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया, आए दिन सिर्फ तख्ता पलट या मार्शल लॉ देखते हुए, तो उनको तो बार बार इस बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन बार बार हर बार एक्सपोज होते हैं। और मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं, जब जब पाकिस्तान की तरफ से साजिश रची गई, हिंदुस्तान ने सीना चौड़ा करके, हमेशा आंखों में आंखें डाल के सीधे कड़ा जवाब दिया। और अभी भी जब जब ऐसी कोई कहा जाए कि ऐसी कोई घटना या साजिश का सामने आएगी या अंजाम दिया जाएगा, तो उसका भी जवाब ऐसे ही मुंहतोड़ तरीके से दिया जाएगा, चाहे बात ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसे तमाम बड़ी तस्वीरें लगातार सामने आती है। ठीक है, अली असगर भट्टी जी हर बार एक्सपोज होते हैं। वेल, वक्त यहीं तक। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि एक और बड़ी साजिश का खुलासा पीओके के माध्यम से, मस्जिद के माध्यम से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा कर रहे हैं। इस तरह की तमाम बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वक्त एक ब्रेक का। इंडिया टीवी अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया टीवी 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।